दोस्तों, मैसिडोन के प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई दुश्मनों को धूल चटा दिया था, और वही राजा जब भारत में आकर शासन करने का फैसला किया, तब राजा पोरस से युद्ध करने के बाद जब वह नंदा साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा तो उसकी सेना घबरा गई, क्योंकि राजा पोरस के साथ युद्ध करने के बाद उनमें और किसी भी राजा से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर वापस चला गया। असल में भारत आकर उनके साथ क्या हुआ और कैसे छोटे कद का होने के बावजूद वह अपने विरोधियों को समाप्त करता था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान बिना किसी शक के ऑल टाइम के उन महान जनरल्स में से एक था। उसने चालाकी से अपने पड़ोसियों पर विजय प्राप्त कर और गठबंधन से अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी आर्मी की शक्ति उसके बनाए हुए डिसिप्लिन और ऑफ कोर्स उसके लीडरशिप की वजह से ही थी। उसकी सेना ने शक्तिशाली मैसेडोनियन फैलैंक्स बनाया था। फैलैंक्स यानी कि ये एक मिलिट्री फॉर्मेशन है जिसमें सेना लाइंस के एक साथ प्रोटेक्शन के लिए ढाल और भाले के साथ खड़ी रहती हैं और एक साथ मूव करती हैं। इसे आप चलती सेना की एक दीवार भी बोल सकते हैं। खैर, एक साथ मिलकर चलने वाली भाले की ये दीवार उस वक्त की सबसे श्रेष्ठ दीवार थी और जिसने कई लड़ाइयां भी जीता था। लेकिन इंडिविजुअल के तौर पर उसकी सेना असल में एक मजबूत स्पेसिमेन नहीं थी। आपको बता दें कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और उसके कुछ दुश्मनों की तुलना में ग्रीक्स यानी कि यूनानी वास्तव में काफी छोटे थे। अलेक्जेंडर की लंबाई खुद 5 फीट थी, जबकि उसकी सेना की एवरेज लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच थी। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वह अपने समय के हिसाब से एक एवरेज लंबाई में था, लेकिन यह गलत है क्योंकि वह कुछ इंचेस और छोटा था। फिर भी उसके पास युद्ध में एक भयानक योद्धा होने की रेपुटेशन थी। वह अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने के लिए कुख्यात यानी फेमस था और कई बार वह घायल भी हुआ। दोस्तों, प्राचीन काल के लोग औसतन छोटे थे और ये ज्यादातर न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता था। लेकिन उस चीज ने कुछ ग्रुप्स के लोगों को अधिक लंबा होने के लिए कभी नहीं रोका, या यूं कहें कि उनके लंबे होने में ये चीज बाधा नहीं बनी। जब अलेक्जेंडर पावर के लिए लगभग नया था, तब उसने नॉर्थ की ओर बारबेरियंस को जीतने का काम अपने हाथ में लिया। बारबेरियंस यानी कि ग्रीक भाषा को ना बोलने वाले लोग। दोस्तों, डैन्यूब नदी और एड्रियाटिक समुद्री इलाकों के लोग उनके सदर्न की तुलना में बड़े थे। उनकी एवरेज लंबाई 6 और 6.5 फीट के बीच थी। वहीं पर आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से वे अधिक बड़े नहीं, लेकिन उस समय के लिए काफी बड़े थे। हिस्टोरियन आर्यन ने लिखा है कि अलेक्जेंडर उन लोगों से अपने नाम को सबसे बड़े डर के रूप में सुनना चाहता था, ताकि वो खुद को एक पावरफुल जनरल के तौर पर साबित कर सके। खैर, 6 और 6.5 फीट होने के बावजूद ये लोग जीनियस नहीं थे जितना कि अलेक्जेंडर था। शायद इन सिक्योरिटी के कारण ही उसने अपने ही आदमियों के साइज के लिए एक बार अपने लोहारों को विशेष हथियार और उपकरण बनाने के लिए आदेश दिया था, जो नॉर्मल साइज और वेट से काफी अधिक था। लेकिन उसके बाद उसने इन चीजों को अपने कैंप के आसपास लोगों को डराने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, बड़े युद्ध का एक दूसरा उदाहरण तब आया जब अलेक्जेंडर भारत भर में प्रचार कर रहा था। ये तब हुआ जब वह भारत के शक्तिशाली राजा पोरस से टकराया। अलेक्जेंडर राजा और उसकी मैसेडोनियन सेना भारत के राजा पोरस के शरीर की लंबाई देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी बड़े आकार के किसी राजा को नहीं देखा था। खैर, अलेक्जेंडर की जीवनी लेखक प्लूटार्क के अनुसार राजा का विशाल आकार और शक्तिशाली काया ने उसे ऐसा महसूस कराया कि मानो एक साधारण आदमी हाथी के सामने खड़ा है। वास्तव में वह 7 फीट लंबा था। पोरस अलेक्जेंडर और उसके आदमियों पर
हावी हो गया। उसने वास्तव में एक बड़े से एशियन हाथी की सवारी भी की जो लगभग 11 फीट ऊंचा था। दोस्तों, उसकी 35,000 की विशाल सेना में 200 मेल हाथी भी शामिल थे। वहीं एक अजीब देश में अपने विरोधी राजा को इतना ताकतवर और उसकी विशाल सेना को देख अलेक्जेंडर की सेना थोड़ी बहुत डरी, लेकिन उसके बोल्ड लीडरशिप में उसकी सेना मानसून में बाकी सेना से लड़ने के लिए उफनती नदी को पार कर गई। लंबी और खूनी लड़ाई ने दोनों तरफ के कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। जब फेलैंक्स युद्ध में शामिल हाथियों से मिला तो कई लोगों को हाथी के टास्क पर फेंक कर मार दिया गया। वहीं पर बाकियों को कुचल दिया गया या फिर हवा में उछाल दिया गया। लेकिन पैदल सेना ने उन्हें रोका, भाला फेंक कर विरोध किया और उनकी आंखों में तीर भी चलाए गए, जबकि अन्य सैनिकों ने बड़े 2 हाथ वाली कुल्हाड़ियों से उनके पैरों को काटना शुरू किया। दोस्तों, हाथियों को कंट्रोल करने वाले महवातों ने भी अपने दुश्मन सेना पर तीर भाला फेंका और चलाया। हालांकि उनमें से कईयों को मैसेडोनियन सैनिकों द्वारा मार गिराया गया। आमतौर पर जब एक बार हाथी घबरा जाते थे तो वे उनके घुड़सवारों को जहरीली रॉड से मार देते थे, लेकिन जब उनके ऊपर कोई नहीं रहता था तब हाथी अपना आपा खो देते थे, जिनके चलते यूनानी और भारतीय सेनाओं में भागदड़ मच जाती थी। युद्ध में काफी जद्दोजहद के बाद फेलैंक्स रिकॉग्नाइज्ड हुए और उनके द्वारा भारतीय सेनाओं को वापस से दबाया गया। एक घमासान युद्ध होने के बाद पोरस की सेना को परास्त कर दिया गया। कहा जाता है युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर पोरस को ऑब्जर्व करता रहा और उसकी वीरता की प्रशंसा करता रहा। इसके साथ ही उसे ये समझ आ गया था कि पकड़े जाने के बजाय पोरस का इरादा युद्ध में मरना है। खैर, उस समय में बाकी राजाओं की तुलना में ये एक जज्बे से भरा काम था, क्योंकि अक्सर उसने राजाओं को सरेंडर करते हुए देखा था। अधिक योद्धाओं और लीडर्स की जान ना जाए, इस आशा में अलेक्जेंडर ने पोरस को सरेंडर करने का आदेश दिया। हालांकि पोरस इस बात पर गुस्सा हो गया और उसके प्रपोजल को बिना सुने उसने उसके ऊपर भाला फेंका। आखिरकार युद्ध में लड़ते लड़ते पोरस को प्यास लग गई और वो खुद को काफी थका हुआ महसूस करने लगा। फाइनली वो अपने हाथी से उतरा और पानी मांगने लगा। पानी पीने के बाद जब वो रिफ्रेश्ड हो गया तो उसने खुद को अलेक्जेंडर के पास ले जाने के लिए आदेश दिया। ये सुनने के बाद कि राजा पोरस अप्रोच कर रहा है तो अलेक्जेंडर खुद उससे मिलने के लिए बाहर निकल गया और एक फेमस मीटिंग के लिए बैठक हुई। उसने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। उसके ऐसा पूछने पर पोरस ने कहा कि बेशक एक राजा की तरह। खैर, अलेक्जेंडर उनकी बात का मान रखा और राजा के फॉर्मर किंगडम को जागीरदार के रूप में देने का आदेश दिया। दोस्तों, ये अलेक्जेंडर के लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि ये युद्ध उसके लिए गौगामेला की युद्ध की तुलना में काफी महंगा पड़ा, क्योंकि उसने इस युद्ध में लगभग 1000 सैनिकों को खो दिया था। वहीं पर इस युद्ध में राजा पोरस ने लगभग 10,000 के साथ अन्य 9,000 सेना को खो दिया। आपको बता दें कि 10,000 सेना मारे गए थे और 9,000 सेना को पकड़ लिया गया था, जबकि युद्ध में लड़ रहे 80 हाथियों को पकड़ लिया गया और अलेक्जेंडर के सैनिकों ने लगभग 120 हाथियों को मार दिया। अलेक्जेंडर पूरे भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन नंदा साम्राज्य की सीमाओं के करीब पहुंचने पर उसके लोगों को इस बात का आभास हुआ कि उन्हें एक और विशाल भारतीय सेना का सामना करना पड़ सकता है। वे लगभग इस बात को सोचकर पूरी तरह से डर गए थे और इसलिए सेनाओं के बीच बढ़ती अशांति के कारण अलेक्जेंडर ने गिव अप करने और वापस जाने का फैसला किया। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये उसके मुख्य कैंपेन में से आखिरी कैंपेन था और रहस्यमयी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु टाइफॉइड बुखार से हुई थी। खैर, 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने कई बड़े दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए ग्रीस के साथ ईस्ट के इलाकों में एक सुंदर कल्चर का निर्माण भी किया।
किसी को भी नहीं पता था कि वह अपने साम्राज्य को बिना कोई उत्तराधिकारी दिए इस तरह दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। खैर, उसने भले ही अपने साम्राज्य को इसी तरह उथल पुथल अवस्था में छोड़ दिया, लेकिन उसकी लेगेसी हमारे इतिहास के किताबों में एक महान जनरल के रूप में एक विरासत के तौर पर हमेशा जीवित रहेगी। इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो महान लीडरों में से एक था जो अपनी सेना को काफी चालाकी से संभालता था। वैसे अगर वो बुखार से नहीं मरा होता तो शायद युद्ध में वो खुद हाथी पर सवार होकर लड़ता। खैर, हम सिर्फ इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि उसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। बात करें अगर अपने भारत देश के महान शासकों की, तो वे भी काफी शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। हमें अपने देश के महान राजाओं और उनके द्वारा बनाए गए कल्चर के इतिहास को जरूर जानना चाहिए। खैर, अपने भारत देश में कौन से महान राजा हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।